तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे मेरे भाई। तो मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ और उसके साथ में थ्योरी के क्लासेस भी देने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने पहला ही चैप्टर उठाया है जो कि प्राचीन इतिहास का है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है मेरे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ आपको ये सिखा करके जाऊँगा इस वीडियो के अंदर, जिसको करने के बाद आप सभी को इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना महत्व है। ये कितने हर एक मतलब परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे दोस्त इसके परिचय के बारे में। तो मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो इसका विकास हुआ था वो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, मतलब इसी के बीच में हुआ था। बहुत से इतिहासकार ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि 2500 से 1750 या फिर 2300 से, मतलब बहुत से अलग अलग लोगों के मत हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग इसमें आप लोग को ना डाउट नहीं रहना चाहिए, ये क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें कई इतिहासकारों का मत है, वो किसी एक ने नहीं कहा है मेरे भाई। और हम इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों। और बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता जो है और ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो मेरे दोस्त बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं। तो नहीं मेरे भाई, ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। और इसका पहला स्थल जो खोजा गया था मेरे भाई, वो खोजा गया था, और सबसे पहला जो स्थल पाया गया था वो हड़प्पा सभ्यता ही पाया गया था, जो कि 1921 के अंदर दयाराम साहनी इनके द्वारा खोजा गया था। इनका चित्र आप देख सकते हैं, दयाराम साहनी का ये तस्वीर है। क्योंकि इसको हड़प्पा सभ्यता इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। और हड़प्पा की हम बात करें मेरे भाई, तो इस वक्त जो वर्तमान में वो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। उसके अगले ही साल यानी कि 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख स्थल है, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी, यानी इनको शॉर्ट फॉर्म में आरडी बनर्जी के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा खोजा गया था। ये पूरे जो खोजने की प्रक्रिया थी उस वक्त उसके प्रमुख जो थे वो जॉन मार्शल थे। यानी इस जॉन मार्शल साहब के कहने पर ही ये लोग वहाँ पे खुदाई करते थे और जो है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर खोज करते थे। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। आगे देखते हुए हम जानेंगे कि भौगोलिक विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो उत्तर की ओर, जो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक शहर है मांडा शहर, मांडा के अंदर जो है उसका आखिरी जो है उत्तर में लास्ट स्थल वहीं पे खोजा गया है। हम दक्षिण की बात करेंगे मेरे भाई। दक्षिण में महाराष्ट्र में आप चले जाएंगे, एक शहर है दाइमाबाद। दाइमाबाद के अंदर महाराष्ट्र का जो दक्षिणी सबसे जो है लास्ट पॉइंट है, यानी दाइमाबाद दक्षिण में आप देखेंगे, दाइमाबाद जो आखिरी स्थल है। हम बात करेंगे पश्चिम में मेरे भाई। पश्चिम की हम बात करें तो बलूचिस्तान, यानी वर्तमान में ये पाकिस्तान, यानी जो बलूचिस्तान के अंदर सूतका गेंडोर है, वहाँ पे जो है ये उसका स्थल था पश्चिम की तरफ। हम पूर्व में चले जाएंगे भाई। पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे एक जगह है आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है वो पूर्व का जो है आखिरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। आगे देखेंगे मेरे दोस्त। अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं, यानी बहुत सारे स्थल हुए हड़प्पा के अंदर, आप सभी जानते हैं। तो इसमें एक सबसे पहले जानेंगे हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों क्यों फेमस था, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यही सवाल पूछता है कि हड़प्पा जो है वो क्यों फेमस था। वहाँ पे दोस्तों अनाजागार था, यानी बहुत से जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है उसको अनाजागार कहते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े अनाजागार जो हड़प्पा के अंदर थे। हम बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में मेरे भाई महान स्नानागार, यानी कि जहाँ पे लोग बहुत सी संख्या में एक साथ स्नान करते हों, यानी वहाँ पे महान बड़े बड़े स्नानागार पाए गए थे। अब हम एक तीसरा और भी प्रमुख स्थल है मेरे भाई, धौलावीरा। जो कि धौलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित है। आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जितने भी स्थल पाए गए थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर वो सिर्फ 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन जो इकलौता जो धौलावीरा है आपका वो 3 भागों में विभाजित था। अब हम बात करेंगे दोस्तों जल संरक्षण की, मतलब जल संरक्षण धौलावीरा का भी उत्तम था। और एक और शहर, एक और स्थल है मेरे भाई लोथल। लोथल जो कि वर्तमान गुजरात के अंदर पड़ता है, उसका जो विशेषता था कि यहाँ पे डॉकयार्ड, यानी कि गोदीवाड़ा। डॉकयार्ड मतलब आप समझते होंगे, यानी कि समुद्र के किनारे जहाँ पे नाव वो रुकता है उसको डॉकयार्ड कहते हैं। यानी वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉकयार्ड पाए गए थे लोथल के अंदर। हम बात करेंगे मेरे भाई कालीबंगा की। सबसे पहले हम बात करें कालीबंगा किस स्टेट में पड़ता है, तो आप जानेंगे, ये आपसे सवाल पूछता है कि बताइए कालीबंगा किस स्टेट में पड़ता है। तो कालीबंगा मेरे भाई पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। कालीबंगा जो है
सॉरी सॉरी, गुजरात नहीं, राजस्थान के अंदर मेरे भाई। कालीबंगा जो पड़ता है वो राजस्थान, मुझे लगा कि मतलब लोथल है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा जो है आपका वो राजस्थान के अंदर पड़ता है मेरे भाई। कालीबंगा राजस्थान के अंदर। और कालीबंगा से आपको क्या मिले थे ये भी पूछता है, तो आपको देखिए जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, यानी कि इसका मतलब ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खेती करते थे, क्योंकि तभी तो जूते हुए खेत के प्रमाण मिल रहे हैं। और एक और स्थल बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो है मेरे भाई वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, मतलब हड़प्पा सभ्यता, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कोई है तो वो राखी गढ़ी ही है। आगे बढ़ते हुए मेरे दोस्त देखेंगे कि नगर नियोजन के बारे में, यानी अर्बन प्लानिंग के बारे में, वहाँ के लोग जो थे उनके नगरों की जो व्यवस्था थी वो किस ढंग ढंग से थी उसके बारे में जानेंगे मेरे भाई। देखिए वहाँ के सबसे पहले ये जो लिखा है कि ये जालीनुमा था, यानी ग्रिड पैटर्न, आप यहाँ देख सकते होंगे जालीनुमा की तरह एक बिना हुआ, जैसे कुछ बुना हुआ हो ऐसे कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था। और यहाँ पे जो मेरे भाई पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, मतलब कि पक्के ईंट मिले थे वहाँ से। इसका मतलब वो जो वहाँ के उस समय के जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने थे। कभी कभी तो आप सभी से ये भी पूछ लेता है कि बताइए जो वहाँ हड़प्पा सभ्यता के अंदर ईंटें लगी हुई थी, पक्की ईंटें लगी हुई थी, उनका अनुपात क्या था। तो अनुपात मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2 और 4। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे देखेंगे जो सड़कें थी जो हड़प्पा सभ्यता की वो समकोण पर मिलती थी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना देती। यहाँ आप देख सकते होंगे इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पे जो सड़कें हैं वहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल जो है बना रही हैं। ये मेरे भाई देखिए आगे देखेंगे उन्नत जल निकासी, मतलब कि जो जल निकासी थी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम थी। आप इस वाले तस्वीर में देखिए ड्रेनेज सिस्टम, ये पानी निकलने के लिए नगरों के अंदर जो है कितनी व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया था। अब हम बात करेंगे मेरे भाई गढ़ की। देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे मेरे भाई, 2 भागों में। सबसे पहला जो भाग था वो गढ़ यानी सीटाडेल, जहाँ पे प्रशासन रहती थी, यानी धार्मिक भवन प्रशासन, और वो ऊंचे स्थान पे थे। यहाँ इस तस्वीर में आप देखिए मेरे भाई, ये देखिए ऊंचे स्थान पे जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था रहती थी, यहाँ से जो मतलब रूल करता था रूलर वो लोग रहते थे। इससे मतलब पता चलता है, मतलब लोग अनुमान लगाते हैं। और इसका निचला नगर जो था मेरे भाई, निचला नगर, वहाँ पे आम जनता रहती थी, सामान्य लोग वहाँ पे निवास करते थे मेरे भाई। आगे देखते हुए जानेंगे इनके आर्थिक जीवन के बारे में। हम बात करेंगे मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, तो वो लोग कृषि ही इनका जो है मुख्य जो है वो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय उनका कृषि ही था। और या कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, मतलब किस चीज़ की खेती करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेहूँ, जौ, कपास, मटर, इन सब की खेती लोग करते थे। और यहाँ सिंचाई के प्रमाण सीमित, मतलब कि सिंचाई के भी प्रमाण, अब जाहिर सी बात है आप वहाँ पे खेती होगी तो बिना सिंचाई की तो होगी नहीं। हल का प्रयोग मैंने पीछे आपको बताया कि कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर हल भी मिला था। और यहाँ के लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन भी करते थे। यहाँ से दोस्तों गाय, बैल, भैंस, बकरी के भी जो है अवशेष मिले हुए हैं। इनसे पता चलता है कि ये लोग वहाँ पे जो है पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे। आगे इनके आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे तो मेरे भाई देखिए कोई भी आपका इकोनॉमिक भी तो मैटर करता है ना, आपका अर्थव्यवस्था कहाँ से। अब मान लीजिए कृषि कर रहे हैं तो उसको कहीं तो कहीं बेचते होंगे, कुछ करते होंगे। तो ये जो उनके उद्योग के बारे में जानेंगे तो ये लोग दोस्तों देखिए मनका निर्माण, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे, मटका थे, मनका थे, इनका निर्माण करते थे। धातु उद्योग यानी तांबा, कांसा, इसको हम लोग ब्रोंज एज भी कहते हैं, यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उस समय कांसी का जो है प्रयोग करके लोग बर्तन बनाते थे और उसको व्यापार करते थे। और वो भी व्यापार कहाँ करते थे, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार, मतलब अपने देश के आसपास, मतलब जो भी देश थे उनके साथ व्यापार करते थे। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा व्यापार की मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार करते थे यहाँ के लोग वो मेसोपोटामिया से करते थे। मेसोपोटामिया में जो व्यापार का मेला लगता था वहाँ से ये लोग करते थे भाई, मेसोपोटामिया से। और हम बात करें, अगर आपसे कभी सवाल पूछ दे कि बताइए मेसोपोटामिया के लोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या कह के बुलाते थे, तो वो लोग मेलूहा कह के बुलाते थे मेरे भाई। यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन मेलूहा, आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, वो लोग मेसोपोटामिया के लोग इनको मेलूहा कह के बुलाते थे। और देखिए मेरे भाई वहाँ पे उस समय जो है मुद्रा नहीं होती थी, जो कि आपका करेंसी नहीं होता था, उस समय मुहरें होती थी। अब भाई हमको आगे आपको मुहरें दिखाएंगे
पढ़ाएंगे किस प्रकार की मोहरें होती थी, लेकिन व्यापार के बदले आपको मतलब गेहूँ चावल पशु के बदले आपको मोहरें मिलती थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मोहरें मिलती थी इस प्रकार से जो है, ये पशुपतिनाथ की मोहरें हैं, ये एक सींग वाली गाय की मोहरें हैं। इस प्रकार की मोहरों के बदले हम लोग जो है व्यापार करते थे। आगे जानेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था की। तो सामाजिक व्यवस्था में देखिए दोस्तों, समाज अक्षेपता समतावादी, यानी सब लोग जो है एक समान की तरह रहते थे, मतलब जो है समतावादी था। विशाल महलों या राजाओं के स्पष्ट प्रमाण नहीं, मतलब वहाँ पे कोई स्पेशल रूलर नहीं था कि मतलब मान लीजिए जैसे आजकल के ज़माने में देखते हैं, मतलब आप देखेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे, इसी मतलब आगे हम पढ़ाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे रूलर होते थे, राजा होते थे, सुल्तान होते थे। इस समय हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई भी सुल्तान या रूलर स्पेशली नहीं था। और इस समय देखिए दोस्तों, स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति, मतलब स्त्रियों के मतलब उतना कोई भेदभाव नहीं, एकदम सम्मान सबके भाव रहता था मेरे भाई। दास प्रथा के भी प्रमाण नहीं थे, कोई प्रमाण नहीं था दास प्रथा के। आगे देखेंगे मेरे भाई धार्मिक जीवन के बारे में, इनका धार्मिक जीवन क्या था। तो ये लोग मेरे भाई मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की ये जो प्रतिमा आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपके लिए आप ही के लिए देखिए इमेज लगाए हुए हैं, मातृ देवी की पूजा करते थे। और साथ में पशुपति शिव की पूजा, यानी पशुपतिनाथ इनके जो प्रमुख देवता थे, उनकी ये लोग पूजा करते थे। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, वृक्ष पूजा भी करते थे, यानी पीपल के वृक्ष की पूजा भी ये लोग करते थे। और पशु राजा, यानी एक सींग वाला पशु, जो पीछे आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये देखिए एक सींग वाला पशु, इसकी भी ये लोग पूजा जो है करते थे। अग्नि पूजा भी करते थे, काली बंगा लोथल, यहाँ पे जो अग्नि पूजा। मंदिरों का अभाव था, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आपको ये सवाल पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता में देखिए मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं, मंदिरों का अभाव था। लेकिन हाँ, पूजा लोग करते थे, मंदिर में नहीं करते थे, ये प्रतिमाओं के करते थे। आगे इनके बारे में कला एवं शिल्प के बारे में जानेंगे मेरे भाई, यहाँ कला के बारे में। देखिए यहाँ से पाया गया है ये कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये देख सकते हैं, ये कांस्य की मूर्ति है, ब्रोंज की ये जो मूर्ति है, ये नर्तकी यानी नृत्य करती हुई जो है लड़की है, उसकी मूर्ति पाई गई थी। और यहाँ पे देखिए पुजारी राजा की मूर्ति यहाँ पे पाई गई थी। मुहर कला, ज्यामितीय एवं चित्र मृद्रांड, ये सब मतलब वहाँ से पाए गए थे, इसके बारे में जानेंगे। आगे देखेंगे इनकी लिपि के बारे में। तो इनका कोई भी लिखित लिपि जो भी है वो आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इनकी लिपि जो थी वो कुछ अलग थी, उसको कोई भी आज तक पढ़ नहीं पाया। हाँ, चित्रात्मक यानी चित्र को देख कर के लोग अनुमान लगाए हैं, जो भी इतिहासकार हैं वो चित्र को देख कर ही जो है इतिहास इसके बारे में लिखे हैं, अनुमान लगाए हैं। और इसमें जो लिखावट थी, यानी इनकी लिपि की जो लिखावट थी, वो दाएं से बाएं थी। देखिए जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग बाएं से दाएं की तरफ ऐसे लिखते हुए जाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे लिख के जाते हैं। लेकिन इनकी जो थी वो दाएं से बाएं थी, यानी दाएं से ऐसे लिख करके ऐसे बाएं की तरफ जाते थे। और देखिए ये अब तक अपठित थी, यानी इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है मेरे भाई। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता के अंदर, जिसके अंदर हम पूरा कंसेप्ट जानेंगे। इसी तरह से एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको क्लियर करके जाएंगे। थैंक यू दोस्त।